हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में। साथ ही हिंदी साहित्य जो सीरीज चल रही है हमारी, उस सीरीज के भाग 7 में आज सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हमारे हिंदी साहित्य की 6 सीरीज खत्म हो चुके हैं। आज हमारा 7वां भाग उसका निकल कर आ रहा है, जिसमें हम 50 से 55 क्वेश्चनों का कलेक्शन फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। तो दोस्तों, निरंतर अगर आप लोग साहित्य संबंधित ये एमसीक्यूज अगर देखते रहें तो लगभग 750 क्वेश्चनों का कलेक्शन है। आपका हिंदी साहित्य से कहीं भी एक क्वेश्चन छूटने को नहीं देखने को मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप लोग निरंतर बने रहिएगा हिंदी साहित्य के सीरीज़ के साथ, क्योंकि राजपाल सिंह सीरीज़ के हमने और भी जितने वीडियोस हैं उनको यूट्यूब पे अपलोडेड कर चुके हैं। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगा। आप लोग वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और साथ ही जो साहित्य का ये सीरीज़ है दोस्तों, इसको आप लोग विशेष ध्यान देते हुए देखें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो देखिएगा, कुवैल लेमा, राव राहुल लेवेल, रत वर्ण रत्नाकर और उक्ति व्यक्ति प्रकरण आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों सही आंसर की मैं बात करूं तो जो व्याकरणिक ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है वो हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। अच्छा दोस्तों, ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, ये हमारा दामोदर शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसका राइट आंसर होगा। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है? सहरपाद, गोरखनाथ, पुष्पंद या फिर स्वयंभू आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो महापंडित राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का जो पहला कवि माना है वो सरहपाद जी को माना है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर के लेखक हैं। अच्छा दोस्तों, प्रेम सागर के लेखक कौन है? हमारे सदल मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, लल्लू जी लाल हैं या फिर ईसा अल्लाह खां हैं। आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारी प्रेम सागर जो रचना है, इसके अगर लेखक की मैं बात करूं तो लल्लू जा लाल जी को इसका लेखक माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। देसिल बैना सब जुन मिठा किसका कथन है? विद्यापति का, सूरदास का, तुलसीदास का या फिर कबीरदास का? आपके पास ऑप्शन है। अगर बात करें तो दोस्तों देसिल बैना सब जन मिठा जो कथन है ये हमारा विद्यापति जी का है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, रामचरितमानस है या फिर पृथ्वीराज विजय है? दोस्तों अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है ये हमारा पृथ्वीराज रासो कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो दोस्तों स्वयंभू हैं, सोमप्रभ सूरी हैं, हेमचंद्र हैं या फिर रामचंद्र हैं? आपके पास ऑप्शन। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि थे ये हमारे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा की रचना की? तो देखिएगा दोस्तों, मंझन, अमीर खुसरो, कुतुबन या फिर अब्दुल रहमान आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों आदिकाल में जो अवहट भाषा की रचना करने वाले कवि हैं वो हमारे अब्दुल रहमान के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो दोस्तों खड़ी बोली में सबसे पहले जो काव्य सृजन करने वाले कवि हैं, इससे पहले काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो किसको जाना जाता है उस रूप में, यानी कि काव्य सृजन के रूप में जो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है? तो अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खड़ी बोली के जो ज्ञाता या फिर खड़ी बोली सर्वप्रथम जो शुरू करने वाले हमारे कवि थे वो हमारे अमीर खुसरो के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो दोस्तों जो मैथिली है, मैथिली का जो प्राचीनतम जो उपलब्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? कीर्तिलता है, चर्यापद है, ज्ञानेश्वरी है या फिर वर्ण रत्नाकर है? आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों मैथिली का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है ये हमारा वर्ण रत्नाकर है। अच्छा दोस्तों, जो हमारा वर्ण रत्नाकर ग्रंथ है ये हमारा ज्योतिषी जो हमारे ठाकुर जी हैं इनके द्वारा लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वर्ण रत्नाकर, ये मैथिली का प्रथम प्राचीनतम जो ग्रंथ है उसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है पंक्ति किस विद्वान की है? राममूर्ति त्रिपाठी, विश्वनाथ मिश्र या फिर रामचंद्र शुक्ल या फिर गुलाब राय? आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो जो आलम्बनत्व धर्म का जो साधारणीकरण होता है ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा होता है। इनकी पंक्तियों में इनका उल्लेख करा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात जो किस विधा की रचना है आपसे पूछा गया है। अच्छा, संस्मरण है, आलोचना है, काव्य है या फिर निबंध है? अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा किस रूप में जाना जाता है? ये हमारा एक आलोचना के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? अच्छा दोस्तों, चर्यापद है, वर्ण रत्नाकर है, कीर्तिलता है या फिर हमारा उक्ति व्याकरणक है? तो दोस्तों अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन ही ध्यान दिया होगा तो जो उक्ति व्याकरणक है ये हमारा एक व्याकरणिक ग्रंथ है जो दामोदर शर्मा के द्वारा लिखा गया था। मैंने आपको इससे पहले भी बताया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिएगा किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों किस कवि को हमारा अभिनव जयदेव के नाम से भी जाना जाता है? नरसिंह मेहता, रविदास, विद्यापति या फिर भवभूति आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो जो हमारे विद्यापति जी हैं इनको हमारा अभिनय जयदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों तोताए हिंद, तूतिए हिंद, सर हिंद या फिर सितारे हिंद आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करूँ तो अमीर खुसरो जो है हमारे तूते हिंद के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तोताए हिंद या तूतिए हिंद के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों आल्हखंड का दूसरा नाम क्या है? खुमाण रासो है, परमाल रासो है, हमीर रासो है या फिर बीसलदेव रासो है। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, यदि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गलत नहीं करेंगे। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो आल्हखंड है इसका दूसरा नाम हमारा परमाल रासो के नाम से इसको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों जो हमारे आलवार संत थे वो कितने थे? 12 थे, 14 थे, 16 थे या फिर 20 थे। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारे अलवार संत थे अगर इनकी संख्या देखा जाए तो 12 है इनकी संख्या मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। अच्छा दोस्तों इसमें से जो निर्गुण भक्ति के कवि हैं ये कौन नहीं है? कबीरदास, दादू, रैदास या फिर श्री रामानुजाचार्य आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों निर्गुण काव्य के कवि के रूप में हमारे श्री रामानुजाचार्य को नहीं माना जाता है। बाकी अंदर जो हमारे कबीरदास हैं, दादू हैं और रैदास हैं इनको निर्गुण भक्ति के कवि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशवदास, नरोत्तम दास, महाराज बीरबल या फिर सुंदरदास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो हमारे विज्ञान गीता के रचयिता हैं ये हमारे केशवदास जी के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों जो हमारे शुद्धाद्वैतवाद है अगर इसके प्रवर्तक के रूप में अगर जाने तो देखिएगा माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर शंकराचार्य आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों जो हमारे शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वो हमारे वल्लभाचार्य जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो दोस्तों रामानंद किस शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं? अच्छा नाथ मुनि या फिर पुंडरीकाक्ष, रंगाचार्य या फिर रामानुजाचार्य के अंदर आते हैं। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे रामानंद है ये रामानुजाचार्य के अंतर्गत आते हैं, जो उनके शिष्य हैं उन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भक्तिकाल के सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग का? अच्छा दोस्तों जो भक्तिकाल है उसको सबसे पहले किसने हिंदी का स्वर्ण युग के रूप में जाना गया है? तो ग्रियर्सन के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मिश्र बंधु आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों भक्तिकाल को सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है ये ग्रियर्सन जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था? अच्छा दोस्तों अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम किस कवि के द्वारा कहा गया? मलुकदास, दादू दयाल, श्याम सुंदरदास या फिर सुंदरदास आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों मुलुकदास जी के द्वारा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम लाइनों का प्रयोग किया गया था। तो ये जो कवि हैं इसके ये हमारे मलुकदास जी कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? तो दोस्तों पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किससे हमारा उससे पुरस्कृत किया गया था? ताराशंकर बंदोपाध्याय, जी शंकर कुरूप, उमा शंकर जोशी या फिर के बी पुतप्पा आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है हमारा ये हमारा जी शंकर कुरूप जी को दिया जाता है। अच्छा दोस्तों जी शंकर जी को प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कब दिया जाता है? तो 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अच्छा दोस्तों द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, विशिष्टता द्वैतवाद है या फिर हमारा शुद्धाद्वैतवाद है। अगर दोस्तों इसमें राइट आंसर की अगर बात करें तो दोस्तों जो हमारा ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य है ये हमारा अद्वैतवाद का एक दार्शनिक आधार माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा संवर्धनी सभा कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों जो हमारा भाषा संवर्धनी सभा है ये हमारा अलीगढ़ में स्थापित करी जाती है। दोस्तों अलीगढ़ में इसको कब स्थापित करा गया? तो 1877 ईस्वी में इसको अलीगढ़ में स्थापित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो भाषा संवर्धनी सभा है ये सबसे पहले हमारे कहाँ पर स्थापित करी जाएगी? अलीगढ़ में। आप लोग डेट याद रखिएगा 1877 ईस्वी में इसको अलीगढ़ में स्थापित करी जाती है। फिर देखिएगा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अच्छा दोस्तों जो हमारी ज्ञानाश्रयी शाखा है इसके जो प्रमुख कवि है उसके रूप में किसे जाना जाता है? कबीरदास जी को, गुरु नानक को, तुलसीदास को या फिर रैदास को। अगर दोस्तों
दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ज्ञानाश्रयी की जो शाखा के प्रमुख कवि हैं ये हमारे कबीरदास जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सूफी काव्य, संत काव्य, कृष्ण काव्य या फिर राम काव्य का आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो दोस्तों जो हमारे कबीरदास जी हैं ये हमारे संत काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो रैदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर गुरु नानक आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे तुलसीदास जी हैं ये हमारे संत काव्य के कवि नहीं, बाकी रैदास, कबीरदास और जो हमारे गुरु नानक हैं ये हमारे किस जो हैं ये संत काव्य के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शस्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो दोस्तों क्या करेंगे, निर्गुण संत कवियों में जो सर्वाधिक शस्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे तो धर्मदास, सुंदरदास, दादोदयाल और रज्जब आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये हमारे सुंदरदास जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है? अच्छा, नानक जी के, दादू के कवि या फिर रैदास जी के। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो मसी कागज छुओ ना, कलम गहो नहीं हाथ कहने का मतलब है कबीरदास जी के विषय के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत काव्य नाम किसने दिया? तो राहुल सांकृत्यायन, राजकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं राइट आंसर की बात करूँ तो जो हमारे संत काव्य नाम के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं वो राम कुमार वर्मा जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? तो दोस्तों जो कबीरदास जी हैं हमारे, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? ये लगभग सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर याद होगा। अच्छा, मगहर पे, काशी पे, इलाहाबाद या फिर बनारस आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों कबीरदास की मृत्यु की बात करें तो दोस्तों ये हमारी मगहर में होती है। कब होती है? तो 1578 ईस्वी में इनकी मृत्यु मगहर में होती है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। कबीर किस शासनक के समकालीन थे? अच्छा दोस्तों कबीर किस शासनक के समकालीन थे? अकबर के थे, हुमायूं, सिकंदर लोदी या फिर बहादुर शाह जफर आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो सिकंदर लोदी है इनके समकालीन हमारे जो कबीर हैं ये माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है? तो दोस्तों ज्ञानाश्रय शाखा के प्रथम कवि या संत का नाम इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। कबीरदास, चंद्रवरदाई, सूरदास या फिर विद्यापति आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारी ज्ञानाश्रय शाखा है इसके प्रथम जो कवि के रूप में जाने जाते हैं वो कबीरदास जी को ही जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? अच्छा, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर विजय देव नारायण शाही आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो पद्मावत है उसको सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले जो आलोचक हैं वो हमारे विजय देव नारायण शाही जी हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो पद्मावत है, परमाल रासो है, मृगावती है, मधुमालती है, फिर मृगावती है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो मलिक मोहम्मद जैसे की जो प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है उसका नाम हमारा पद्मावत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? पद्मावत है, इंद्रावती है, मृगावती है या फिर यूसुफ जुलेखा है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो सूफी काव्य का प्रसिद्ध अंतिम ग्रंथ है वो हमारा इंद्रावती के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। दोस्तों हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? इसमें से मुल्ला वजही, कुतुबन, मुल्ला दाऊद या फिर मुल्ला वजही आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी का जो प्रथम सूफी कवि है ये हमारा मुल्ला दाऊद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है श्लेष, क्षमाशोक्ति, वक्रोक्ति या फिर अनुप्रास आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ तो सूफी कवियों का जो प्रिय अलंकार है वो हमारा समाशोक्ति अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसको राइट आंसर माना जाता है। फिर देखिएगा निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है? अच्छा दोस्तों इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मलिक मोहम्मद जैसी जी की नहीं है? आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट या फिर नामवती विरह आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो जो नामवती विरह है ये हमारी मलिक मोहम्मद जैसी जी की नहीं है, बाकी आखिरी कलम, पद्मावत और अखरावट इनकी ही जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इनमें से जैसी की कौन सी रचना नहीं है? अखरावट, चित्रावली, पद्मावत या फिर आखिरी कलाम आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं अगर राइट आंसर की इसमें बात करूं तो जो आखिरी कलाम है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। फिर देखिएगा
अच्छा दोस्तों, आखिरी कलाम इससे पहले माना गया है और इसमें नहीं माना गया है, कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में, आप लोग देखिएगा। अगर बात करी जाए तो ऊपर हमारा आखिरी कलाम इनमें से नजजाइसे की नहीं है कहता है, और नामवती को भी बोलता है और आखिरी कलाम को भी बोलता है। अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो आखिरी कलाम भी इनकी नहीं है और नामवती भी इनकी नहीं है। और सेम उसी क्वेश्चन को जैसे कि कौन सी नहीं है कहता है, तो फिर नीचे नीचे देखिएगा, फिर से आखिरी कलाम उसको दे देता है। तो कहने का मतलब है कि जो हमारे 71 वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला दोस्तों हमारा, इसमें आखिरी कलाम इसमें देखने को नहीं मिलेगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्मावत को समाशोक्ति किसने कहा? तो दोस्तों पद्मावत को समाशोक्ति किसने कहा? माता प्रसाद गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राजकुमार वर्मा या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था? तो दोस्तों अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनके द्वारा पद्मावत को समाशोक्ति कहा गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि इस धारा की कवि हैं नागपंथी काव्यधारा, रासक काव्यधारा, ज्ञानमार्गी काव्यधारा या फिर प्रेमाख्यानक काव्यधारा, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो हमारे जैसे हैं ये हमारे प्रेमाख्यानक जो काव्यधारा है इसके कवि के रूप में देखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? तो दोस्तों पद्मावत से बहुत क्वेश्चन बन गए हैं। अपभ्रंश, अवधि, वर्ज या फिर मैथिली, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूँ, जो पद्मावत है ये हमारी अवधि भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रेम मार्गी कवि नहीं है? तो दोस्तों प्रेम मार्गी कवि इसमें से कौन नहीं है? मंझन, मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जैसी या फिर सूरदास, आपके पास ऑप्शन है। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों जो हमारे सूरदास जी हैं ये हमारे प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये डी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? तो दोस्तों तुलसीदास की भक्ति का स्वरूप क्या था? वात्सल्य था, मात्र था, सख्य था या फिर दास्य रस था? अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो जो हमारे तुलसीदास हैं, अगर इनकी जो भक्ति का जो स्वरूप है वो दास्य के रूप में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? साकेत, कवितावली, गीतावली या फिर रामचरितमानस, आपके पास ऑप्शन है। अच्छा दोस्तों, कवितावली, गीतावली और रामचरितमानस ये तो आपको तीनों ही समझ में आ गए होंगे, लेकिन जो साकेत है ये इनकी कृति नहीं है। ऑप्शन नंबर जो ये है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लो नसानी, अब लो नश हो, तुलसीदास यह उक्ति उनकी किस रचना में उद्धृत है? तो दोहावली में है, कवितावली में है, विनय पत्रिका में है या फिर रामचरितमानस में है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो ये जो पंक्ति है इनकी ये हमारी विनय पत्रिका में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा, अबलो नसानी अबलो नसहो पद की रचयिता कौन है? अच्छा दोस्तों फिर तो आपको पता ही चल गया इसके रचयिता कौन है, इससे पहले भी इसी का जिक्र किया गया था। तो दोस्तों तुलसीदास जी इसके रचयिता के रूप में जाने जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो ये है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? अच्छा द्वैतवाद किया है, विशिष्टाद्वैतवाद किया है, शुद्धाद्वैतवाद किया है या फिर अद्वैतवाद किया है? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करेंगे तो रामानुजाचार्य के द्वारा हमारा जो दर्शन का प्रतिपादन किया गया था वो विशिष्टाद्वैतवाद का किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, अष्टसाप के संस्थापक हैं। तो दोस्तों अष्टसाप के संस्थापक हमारे रूप किसको जाना जाता है? वल्लभाचार्य को, सूरदास को, विट्ठलनाथ को या फिर हमारे गोविंद स्वामी को जाना जाता है। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें इसमें तो आप लोग अधिकतर जो हैं वो अष्टसाप के संस्थापक भी सूरदास को ही लगा देते हैं। उनको अष्टसाप के जहाज के रूप में जाना जाता है, ना कि उसके संस्थापक के रूप में। तो दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो अष्टसाप के जो संस्थापक हैं वो विट्ठलनाथ जी को जाना जाता है और अष्टसाप के जो जहाज हैं वो हमारे सूरदास जी को जाना जाता है। तो आप लोग क्वेश्चन को उस तरीके से याद रखिएगा। मीराबाई के गुरु कौन थे? तो दुर्योदास थे, कबीरदास थे, सूरदास थे, फिर मलूकदास थे। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो जो मीराबाई है हमारी, इनके गुरु के रूप में हमारे रैदास जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, सूरदास किसके शिष्य थे? तो दोस्तों सूरदास जो थे हमारे किसके शिष्य होंगे? देखिएगा, नाभादास के हैं, वल्लभाचार्य के हैं, गोकुलनाथ के हैं या फिर विट्ठलदास के हैं? अगर दोस्तों राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो सूरदास जी हैं हमारे, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। सुदामा चरित्र किसकी रचना है? सूरदास की, रहीम की, नरोत्तम दास की या फिर कबीरदास की? अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो सुदामा जो चरित्र है ये हमारा नरोत्तम दास की रचना देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। फिर देखिएगा, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? तो शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या फिर रामानुजाचार्य, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों पुष्टि मार्ग के जो संस्थापक है या फिर इसकी जो स्थापना करने का जो श्रेय जाता है तो वो हमारे वल्लभाचार्य जी को जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 में किसने की थी? तो दोस्तों अष्टछाप की स्थापना आपको थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है। अच्छा वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, निम्बकाचार्य फिर गोकुलनाथ, आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो विट्ठलनाथ जी के द्वारा हमारा अष्टछाप की स्थापना करी जाती है 1565 में और अष्टछाप का जहाज हमारा सूरदास को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिएगा,
कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो दोस्तों जो हमारे कृष्ण काव्य धारा है इसके प्रवर्तक के रूप में किसे जाना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को, स्वामी वल्लभाचार्य को, सूरदास को, या फिर नाभादास, आपके पास ऑप्शन है। अगर दोस्तों राइट आंसर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दोस्तों जो हमारे सूरदास हैं इनको हमारे कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने फिर से 55 से 60 क्वेश्चनों के मध्य एक और सीरीज को ख़त्म किया है, यानी कि जो हमारा साहित्य से संबंधित लगभग 10 से 12 सीरीज इसमें बनने वाले हैं, क्योंकि लगभग 750 के आसपास इसमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। इसके तुरंत ही हम अलंकार शुरू करेंगे, उसके बाद जो हमारे अन्य चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी हम जल्दी ही समाप्त करने के बाद हिंदी का जो थ्योरी सेक्शन है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।